करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जी सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, यह भारत देश के नागरिकों के लिए मेरा डिक्लेरेशन है और मैं हर सप्ताह यह डिक्लेरेशन भारत के नागरिकों के लिए प्रस्तुत करता हूं। तो यह इस अपेक्षा के साथ कि डिक्लेरेशन को हमारे देश के समस्त नागरिक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो इसको समझ ले रहे हैं। इसको बार बार मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह पढ़ने के उद्देश्य से सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय खेमचंद सोलंकी जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव आरबीएम। संचालन कर रहे माननीय चरण दास प्रजापति जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पन्ना मध्य प्रदेश आरबीएम। एवं हमारे देश के समस्त नागरिकगण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने लेक्चर में मैं बता ही चुका हूं कि भारत के संविधान के अंदर देश में शासन प्रशासन करने के लिए 3 अंगों की स्थापना भारत का संविधान करता है। एक है विधायिका और दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि
एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो न्यायपालिका के संबंध में हम यह बताना चाहेंगे कि ये जो न्यायपालिका है, इसका गठन और इसका उद्देश्य भारत के संविधान के उद्देश्य को पूरा करना ही है। गठन से चर्चा अभी करते हैं। पहले न्यायपालिका जो भारत में है, उसके संबंध में हम कुछ उद्देश्यों पे चर्चा करते हैं। तो भारत का जो संविधान है, उसका एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है कि एक प्रस्तावना, जिसको हम प्रियम्बल भी कहते हैं, वो भारत के संविधान के आरंभ में लिखी हुई है। उसी प्रस्तावना को मैंने आप लोग के समझ प्रस्तुत किया है, और ये संपूर्ण उद्देश्य इस प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, जिनको मैं बता देता हूँ कि जो यह प्रस्तावना है, वह भारत के लोगों के लिए है। तो इसलिए कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जो न्याय की बात यहाँ पर आ रही है, उसी पर हमारा फोकस है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठता और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए जन संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही है संविधान का उद्देश्य। संविधान भारत देश में यही सब करना चाहता है। तो अब जब न्याय की बात आ रही है, न्यायपालिका की बात आ रही है, तो भारत का संविधान 3 प्रकार के न्याय नागरिकों को प्रदान करने की जिम्मेदारी इन तीनों ही अंगों को देता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जिसमें न्याय का दायित्व मुख्य रूप से है, मतलब ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो यह फोकस करके जो ये न्याय के लक्ष्य हैं, इन न्याय के लक्ष्य को फोकस करके विधायिका का कर्तव्य है कि विधियां बनाए, कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह उसको एग्जीक्यूट करे। ये 3 बिंदुओं को फोकस करके कि यही लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाना है पार्लियामेंट को। यही लक्ष्य जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से विधानसभाओं को जो है कानून बनाना है, ताकि वह कानून भारत के समस्त नागरिकों को, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, समस्त नागरिक, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है धर्म, मूल, वंश, जातीय, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पे वह न किया जा सके। न्याय समस्त नागरिकों को, वो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान होना चाहिए। इस तरह की पॉलिसीज, इस तरह के कानून, इस तरह से क्रियान्वयन किया जाए।
ऐसा दायित्व जो है संविधान इन तीनों ही अंगों को देता है। अब इस न्याय के साथ साथ अन्य उद्देश्य भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो न्यायपालिका है, जिसका जिसके ऊपर दायित्व है, इट इज ए लेवलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस to every citizens of India, social, economical, and political justice, ये लक्ष्य पूरा करने का दायित्व है। तो अब यह उद्देश्य रख करके जो है निर्णय करने की भी आवश्यकता है। निर्णय भी इस तरीके से संविधान अपेक्षा करता है कि इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और रीजनेबिलिटी भी निर्णय में होनी चाहिए। तो ये सारे दायित्व जो है न्यायपालिका पर है। भारत की न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो आर्टिकल 124 जो कि भारत के संविधान के अंदर न्यायपालिका के संदर्भ में है, भाग 5 में। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत देश की स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व थी? What was the judicial system in British Bharat? Now we are living in independent भारत, जो हमारा स्वतंत्र भारत है, हम उसमें रह रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले जब ब्रिटिश भारत था, तब न्यायिक व्यवस्था क्या थी, तब क्या तरीका था? तो और क्या लेवलिटीज है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्तमान समय में? तो पहली लेवलिटीज तो मैंने बताई दी कि जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना, यह काम है इनका। दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट का ये है कि भारत के संविधान में क्या लिखा है, भारत के संविधान में क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग अर्थात इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it will interpreted by the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद लिखे हैं, उन अनुच्छेदों के संबंध में यह अर्थ को समझाता है, बताता है। जैसे कि संस्कृत संस्कृत एक भाषा की आदि है, और संस्कृत में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए थे। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे। उन ग्रंथों में क्या लिखा है, यह समझने के लिए
संस्कृत आना जरूरी थी, और संस्कृत के बगैर उन ग्रंथों का अर्थ समझना मुश्किल है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जिन्हें भारत देश के अंदर संस्कृत सिखाने के लिए कोई युक्त व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जर्मन से संस्कृत सीखी, और फिर भारत के अंदर जो धार्मिक ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे हैं उनको समझकर उन ग्रंथों का अर्थ, इंटरप्रिटेशन उन्होंने हिंदी में, अंग्रेजी में किया, अन्य भाषाओं में किया। तो आज देश की जनता जो है उन ग्रंथों में क्या है ये समझ पा रही है, बिना संस्कृत पढ़े भी समझ पा रही है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान में क्या है, संविधान में क्या लिखा है, ये वही बताती है। यही यही जो मैं शब्द बता रहा हूँ, यही मुख्य आधार है। अभी मैं पॉइंट पे आऊंगा। तो इसी उद्देश्य को भी पूरा करती है। इंटरप्रिटेशन कोर्ट है, और यह इंटरप्रिटेशन कोर्ट सर्वोच्च कोर्ट है। इसी के द्वारा बताया गया इंटरप्रिटेशन ही फाइनल है। इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं किया जा सकता, फाइनल है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि भारत में जो संविधान के अलावा अन्य अधिनियम है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो गया, मुस्लिम विधियां हो गई, और आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, एविडेंस हो गया, बहुत सारे कानून अधिनियम है। उनका भी इंटरप्रिटेशन जो है करने का फाइनल जो है वह अंतिम स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट का एक काम ये भी है कि दिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड अपने पास रखना, और जो उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनका न्यायिक प्रशासन भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। तो न्यायिक प्रशासन का भी वह काम करता है, और एक बहुत बड़ी लेवलिटी उस पर है सुप्रीम कोर्ट पे कि वह संविधान का संरक्षक भी है। तो इतने सारे दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर हैं वर्तमान समय में। परंतु ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस के द्वारा दिए गए निर्णय, यानी इसमें कौन कौन लोग जो है अपना केस पिटिशन ला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है, भारत की सीमाओं के अंदर, भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत रह रहा है, वह सभी व्यक्ति इसमें अपना केस ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के का जो वर्तमान स्वरूप है, यह स्वरूप से पूर्व जब ब्रिटिश भारत था, भारत में अंग्रेज लोग थे, तब अंग्रेज लोग ने भी न्यायिक की व्यवस्था की स्थापना अपने शासन प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए करी थी, और कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए निर्णय होते थे, और सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है, जो ब्रिटिश भारत था उसमें 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
और फिर इस जो है कब की गई, यह कलकत्ता में की गई और 1774 में की गई, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जब 1700 जो है 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के अनुसार ब्रिटिश भारत में न्यायिक व्यवस्था चलती रहती थी। परंतु जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को तो फेडरल कोर्ट की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थापित हुई। यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसके अंदर ही न्यायिक व्यवस्था चलती है। तो नई दिल्ली में 1950 में यह है सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता के पश्चात आया। पहले यह कलकत्ता में था ब्रिटिश भारत के दौरान। भारत की जो न्यायपालिका है वह दुनिया के अंदर बहुत ही रिजनेबल है और बहुत ही बेहतरीन न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह एक ऐसी न्याय की व्यवस्था है जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आशय ये है कि एक ही न्यायिक प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह 3 भागों में विभाजित। एकीकृत से आशय है कि इन्हीं न्यायालय में सभी को आना है विशेष तौर से। तो कोई मिनिस्टर्स है, उसके लिए कोई अलग स्पेशल जो है अलग से नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आना है। स्पेशल न्यायालय जो अलग से बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो विशेष परिस्थितियों को विशेष तरीके से जो है टैकल करने के लिए बनाए गए, विशेष वर्गों के लिए बनाए गए। तो अब ये रही सुप्रीम कोर्ट की स्थिति। अब सुप्रीम कोर्ट जब भारत के अंदर बन गया, तो उस जब भारत के संविधान के अंदर स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट का? भारत का संविधान जो कि लागू हुआ वह क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। स्थापना कैसे होगी? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अब वो ये नहीं बताया गया कहाँ पे होगा, है ना। एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संसद, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित न करती हो तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीश से मिलकर बने। तो फॉर द दोज members of RBM who are unable to understand in Hindi language, so I have written article in English language, the establishment and constitution of Supreme Court. There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law
describes a larger number of not more than 7 other judges. It means कि अनुच्छेद 124 फर्स्ट में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और जिसमें 8 सदस्य होंगे, 7 न्यायाधीश होंगे और उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा जिसे सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश हम कहते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनेगा। गठन भी हो गया। अब जो है 7 और 1 8 की बात कही गई है। जब यह भारत का संविधान आर्टिकल 124 भारत के संविधान के अंतर्गत आया, पास हुआ, फिर सवाल ये पैदा होता है कि वर्तमान समय में इतने सारे जजेस कैसे हो गए। जब भारत का अनुच्छेद 124 भारत के संविधान का 8 की बात करता है, तो फिर इतने सारे जजेस कैसे हो गए, 31st कैसे हो गए। तो इसी आर्टिकल के अंदर एक बात और स्पष्ट कर दी गई है। वो क्या की गई है कि जब तक, ये लिखा हुआ है, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है, यानी कि ये जो संसद को पावर दे दी गई है कि संसद जब तक इस संख्या को नहीं बढ़ाती है तब तक ये 8 ही रहेंगे। और जब संसद को लगता है कि नहीं, पेंडेंसी ऑफ द केस बढ़ रहा है, जो है डिले हो रहा है, डिले होने से न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब कितनी बढ़ेगी? 31 होगी, 131 होगी, 232 होगी, 400 होगी, 25 होगी, 50 होगी। इट विल डिसाइड बाय द पार्लियामेंट। यह पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड होगा। तो today we can say that there are 31st judges in Supreme Court, including CJI of India। इसलिए वर्तमान समय में 31 जजेस हैं और 31 जजेस में एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 30 अन्य जजेस हैं। इनको मिला करके एक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। अब आगे चलते हैं दूसरे बिंदु पर। तो अब नेक्स्ट दूसरा बिंदु है कि उच्चतम, अब इनका गठन कैसे होगा, मतलब ये जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे होगी, संविधान क्या कहता है और कोलेजियम कैसे आया। मतलब संविधान में क्या लिखा है और कोलेजियम कैसे आया और कोलेजियम में क्या लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, इट इज एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 1 to 4 सब क्लॉज 2। हिंदी में पहले, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक
Hello, are you listening me? Yes, sir. Yes, sir. Voice, sir. Sir, इस continue with आर्टिकल voice, ध्यान sir. से इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए, इसके एक एक बिंदु को समझिए। पहला बिंदु इसमें यह निकल के आता है कि भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। अपॉइंटमेंट किसको करना है? माननीय राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, ठीक है। और इसमें नियुक्ति करने का पैमाना क्या है? पहला पॉइंट ये है, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते समय जिसको वह उचित समझे, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, यानी कि माननीय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श लेना है जिनको वह उचित समझे। उचित समझे का मतलब है विधि में पारंगत समझे। उचित से असर तो यही है, क्योंकि विधियों का ज्ञान, इंटरप्रिटेशन और उनका गुडविल, उनका निर्णय, उनका कंडक्ट, तो ये सब चीजें भी उसमें उचित में आती है। तो मैं तो समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श उन्हें करना है जिनको वह उचित समझे, और उस परामर्श करने के पश्चात जो है वह उन न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे। और नियुक्त करने का तरीका क्या होगा? अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपनी मुहर लगा देंगे, और वह नियुक्त व्यक्ति 65 ईयर्स तक अपना पद पर रहकर कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की उम्र यहाँ नहीं लिखी है। क्राइटेरिया क्या होगा उम्र का, यह स्पष्ट नहीं है। उम्र कितनी होनी चाहिए यह भी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी नियुक्ति होनी चाहिए, तो वह उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को परामर्श करने के पश्चात परामर्श करेंगे बस। और ऐसे न्यायाधीश जिनके लिए वह आवश्यक समझे कि इनसे परामर्श करना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को नियुक्ति की अथॉरिटी दी गई है। It means for those members who belongs to other region and unable to understand Hindi, I want to explain them that every judges of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal free, recommended of the National Judicial Appointment Commission referred to Article, and shall hold office until attain age of 65 years. तो यहाँ पर I want to explain you that President is appointing judges for the Supreme Court, and he will take advice of the परंतु इसमें कंडीशन है 2 के अंदर कि मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न
किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं सीजेआई, उनसे उनके अतिरिक्त अन्य के संबंध में अगर नियुक्ति होनी है तो फिर वो परामर्श मुख्य न्यायमूर्ति से करना सदैव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। परंतु यह है कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पद त्याग करेगा। तो ये तो अपॉइंटमेंट हो गया। अब कोई भी न्यायाधीश अगर नियुक्त हो गया है और राष्ट्रपति वो त्याग पत्र करता है, तो फिर वो राष्ट्रपति को ही पद मुक्ति का अपने त्याग पत्र देने का काम राष्ट्रपति को करेगा। यानी अपॉइंटमेंट की पावर जो है राष्ट्रपति के पास है और त्याग पत्र को भी प्राप्त करने की पावर राष्ट्रपति के पास है। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंध रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो उसको हटाने का भी एक तरीका होगा किसी भी न्यायाधीश को। इसकी प्रक्रिया जो है खंड 4 में स्पष्ट की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित की जाएगी जिसको संसद द्वारा विहित करे। यानी कि जो है 65 की एज की बात कही गई है, तो वह 65 हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, इट विल डिसाइड बाय द law, and law will make by parliament. So here I want to explain that a judge may be writing under his hand addressed to the president resign his office. A judge may be removed from his office in the manner provided clause 4. Clause 4 में जो क्लॉसेस दिया गया है उसी के अनुसरण में जो है उनको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक जज का रिमूवल और उनका त्याग पत्र स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट, अब ये तो हुआ तरीका। पावर्स की बात हो रही थी। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड other judges. So here I explain that appointment power is in the hand of the and in the hand of the president, and he will take advice to the judiciary. Next, अब किन व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के रूप में नियुक्त किया जाएगा? संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्ह होगा जब वह भारत का नागरिक हो। यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो। अगर वह 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा है उच्च न्यायालय का या किसी जो है उसके अधिक न्यायालयों का, तो उसको भी नियुक्त किया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों का अधिवक्ता रहा हो, ऐसा वकील भी नियुक्त किया जा सकता है जो 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की राय में विधि का पारंगत हो। तो विधि का पारंगत अधिवक्ता जो है नियुक्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण भी इसमें दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय से आज से उच्च न्यायालय जो राज्यों के अंतर्गत होता है, और अधिवक्ता से ऐसा अधिवक्ता जो उसका रजिस्ट्रेशन जो है जब से हुआ है, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता अगर LLB करने के बाद वह स्टूडेंट
जिसका रजिस्ट्रेशन एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत होता है, और फिर वह जो है प्रैक्टिस चालू करता है, तो काउंटिंग तो रजिस्ट्रेशन के बाद से आरंभ होती है। तो उसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय। किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कदाचार या असमर्थता के आधार पर आधार न साबित हो जाए। तो कदाचार और असमर्थता, कदाचार और असमर्थता यानी कि वह अब न्यायिक कार्य करने में असमर्थ हो गया है, क्योंकि मानव शरीर है, बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, कोई भी समस्या हो सकती है, असमर्थ हो सकता है। कदाचार ऐसा आचरण जो संविधान विरोधी हो, कदाचार में आ जाता है। और भ्रष्टाचार और अनियमितता पर भी कई मामले इस तरह से आए हैं। तो उनको हटाने के लिए क्या है कि सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर में आदेश राष्ट्रपति आदेश दे देंगे जब तक कि उसी सत्र में रखा गया हो। नेक्स्ट है संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन में रखे जाने की तथा न्यायाधीश की कदाचार असमर्थता के अन्वेषण को साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करेगी। यानी जो कानून है वो संसद बनाएगी कि कैसे जो है किसी व्यक्ति को, किसी न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के रूप में साबित किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इस पर जो है संसद विधि बनाएगी। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन से निर्मित नियुक्ति व्यक्ति के समस्त इसी की अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद से न्यायाधीश त्याग पत्र देंगे, और राष्ट्रपति के समक्ष ही तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। यानी कि तीनों ही कार्य माननीय राष्ट्रपति के अंडर में जाता है। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। ये एक शर्त है कि कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के सम्मत अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। मतलब जो प्रैक्टिस नहीं होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या किसी अधिकारी के समक्ष प्रेजेंट हो रहे हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर है, तो उस पर रोक लगाएगी दी गई है कि अगर जो है आपने ये पद धारण कर लिया है तो फिर आप जो है ये सारे कार्य नहीं करेंगे। अब आते हैं कॉलेजियम सिस्टम पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो कॉलेजियम सिस्टम की जब हम बात करें तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है और कॉलेजियम सिस्टम के की क्या स्थिति है। तो कॉलेजियम सिस्टम के विषय में हम बताएं आपको कि जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है, कॉलेजियम सिस्टम मैंने अभी आर्टिकल 124 आप सब लोग को बताया और समझाया, तो क्या कहीं पर कॉलेजियम सिस्टम इसमें दिखा, किसी व्यक्ति को कॉलेजियम शब्द मिला?
कहीं भारत के संविधान में आर्टिकल 124 में कोलेजियम सिस्टम लिखा है? मैंने तो पूरा पढ़ा, नहीं समझ में आया, मुझे नहीं मिला। जहाँ-जहाँ पर भी मैंने पढ़ा वहाँ पे यही समझ में आया कि जो अपॉइंटमेंट की शक्ति है, वह राष्ट्रपति के हाथ में है और जो त्याग पत्र देना है, वह भी राष्ट्रपति को ही के समक्ष ही दिया जाएगा और शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष ही ली जाएगी और राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जिनके लिए वो आवश्यक समझे, परामर्श लेंगे। ये है पॉइंट। अब कोलेजियम क्या है? व्हाट इज ए कोलेजियम? I have not seen a word collegium in this article. कोलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1928 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया। मतलब मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फाइनल जजमेंट करना होता है हर मामले में, इंटरप्रिटेशन के मामले में। तो आर्टिकल 124 का भी इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ही के द्वारा होगा, तो इसलिए यह प्रभाव में आया। कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। तो जो है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर बाय द कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम कहाँ से आया? स्वयं न्यायपालिका द्वारा पैदा किया हुआ सिस्टम है और उसमें नियुक्ति का जो काम है वह और ट्रांसफर का जो काम है वह कोलेजियम सिस्टम के हाथ में चला गया। कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। यानी कि आई एम थिंकिंग दैट आर्टिकल 124 is providing power to the president to appoint the judges, and here I am telling you that collegium system is advising for the appointment and transfer। तो ये शक्ति का ये जो शक्ति माननीय राष्ट्रपति के हाथ में थी, वह कोलेजियम के हाथ में चली गई और वह उसका कौन सा आर्टिकल के तहत, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये कोलेजियम की शक्ति माननीय राष्ट्रपति के हाथ से निकल के वहाँ चली गई, यह स्पष्ट नहीं है इसमें। मैंने तो 124 पढ़ा था, मुझे नहीं देखा कि कोलेजियम के पास से शक्ति चली गई है, परंतु यह कोलेजियम न्यायिक निर्णय के द्वारा आया। आगे चलते हैं। कोलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है, मतलब इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन द जुडिशरी, क्योंकि कोलेजियम सरकार को सिफारिश करता है और उसको सरकार को मानना जरूरी होता है। भारत की न्यायपालिका के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि भारत की न्यायिक प्रणाली में सिर्फ कुछ विशेष घरानों का ही कब्जा रहा है और इस व्यवस्था के कारण जो है समस्त अन्य लोगों को भी जो है आने का जो मौका न्यायपालिका के अंदर दिया जाना चाहिए। वह जो है एक बिंदु और है, कोलेजियम सिस्टम के आने से पूर्व एक सिस्टम और आया था। वह सिस्टम क्या था? वह सिस्टम ये था कि
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी। भारत के भाई इट इज ए पावर गेम। तो भारत की पार्लियामेंट द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई थी और यह संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पास हुआ था, और इस संसद के प्रस्ताव के बाद जो है इसका समर्थन अन्य राज्यों ने भी किया था। परंतु नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को भारतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसमें क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो थी वो कैसे बन रही थी, उसमें 3 जजेस थे, एक कानून मंत्री था और 2 कानून के विशेषज्ञ थे। इस तरीके से यह कमेटी जो है अपॉइंटमेंट करती न्यायाधीश का। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब संविधान के अंदर अनुच्छेद 124 दिया हुआ है उसके अनुसार अपॉइंटमेंट करना चाहिए, तो फिर जो है ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी और कॉलेजियम की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो फिलहाल तो जो है ये एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी को आ रहा हो तो बता सकता है मुझे, है ना। आगे चलते हैं। ये लेकिन वर्तमान समय में कॉलेजियम की व्यवस्था चल रही है। कॉलेजियम के विषय में मैं बता दूं आपको कि कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजती है। इसी तरह केंद्र में भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। यानी कि कॉलेजियम जो है एक टीम है कॉलेजियम जजेस की, और जो है उसमें सीजीआई और अन्य जजेस हैं। तो यह वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच, आपत्तियों की छानबीन की जाती है और रिपोर्ट वापस कॉलेजियम को भेजी जाती है। सरकार उसमें कुछ नाम अपनी ओर से सुझाती है। कॉलेजियम केंद्र द्वारा सुझाए गए नए नामों और कॉलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके फाइल दोबारा केंद्र के पास भेजती है। इस तरह नामों को एक दूसरे के तो इस तरह के जो है जो नाम होते हैं, नामों पर केंद्र की आपत्तियां विचार करने पर फाइल जो है दोबारा केंद्र के पास भेजी जाती है। इस तरह नामों को एक दूसरे को जानने का एक क्रम जारी रहता है और यह देश में मुकदमों की संख्या जो है जो बढ़ती है, उससे जो है इस मुकदमों की संख्या इससे प्रभावित होती है। क्योंकि क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो सिस्टम है, कॉलेजियम कॉलेजियम में कॉलेजियम केंद्र को भेजता है, केंद्र उसको भेजती है। तो इसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट डिले होता है, और जब अपॉइंटमेंट डिले होता है तो बर्डन ऑफ केसेस जो है न्यायालय पर आता है। इस तरीके से ये न्यायपालिका और कॉलेजियम है। और जब कॉलेजियम किसी वकील या जज का नाम केंद्र सरकार के पास दोबारा भेजती है, केंद्र को उस नाम को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन कब तक स्वीकार करना है, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अब यहाँ पर जब समय सीमा नहीं है तो फिर अगर कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को कोई नाम जो है सुझाया और उसको स्वीकार करना ही करना है केंद्र को, तो कब तक, 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो ये तो फिर पेंडेंसी ऑफ द अपॉइंटमेंट हो जाता है। इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ के नाम के साथ भी यही प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति उनकी
का मामला था। भारत के 25 हाई कोर्ट और और जो है 395 और सुप्रीम कोर्ट के जजों के 4 पद खाली हैं भारत में। तो ये स्थितियां हैं। और न्यायपालिका के विषय में एक महत्वपूर्ण बिंदु और बता दें कि ये जो न्यायपालिका है, कोलेजियम कैसे आया, ये समझ लीजिए। कोलेजियम कैसे आया, आपको ये समझने में आपको यहाँ पे जाना होगा। ये आर्टिकल 2 124 का 2, यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, परामर्श। तो जो परामर्श है, व्हाट इज एडवाइस, एडवाइस शब्द के अंतर्गत जो है न्यायालय की एडवाइस अनिवार्य है। और ये जो एडवाइस है, ये मानना है। अगर माने राष्ट्रपति उसको वापस कर देते हैं प्रपोजल को, और उन्हीं व्यक्तियों को दोबारा से जो है परामर्श करके भेजा जाता है, तो मान नहीं मानना है। इस तरीके से जो एक भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होंगी। नहीं, उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वह उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होगी। कार्यपालिका को उसे एग्जीक्यूट करना है, अगर जब तक वो चैलेंज नहीं होती फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय है। परामर्श शब्द के अंतर्गत वह जो है अपना परामर्श देती है और वह परामर्श देता है। और इस परामर्श के बाद जो है ये आपका जुडिशियल सिस्टम जो है अपॉइंटमेंट और रिमूवल का और ट्रांसफर का जो कोलेजियम का आया, तो कोलेजियम आज के मामले में तो यही बातें हैं कि संविधान में कोलेजियम शब्द मुझे तो नहीं दिखा। अब जो है कहीं पे हो तो भाई हो। तो यहाँ पर जो है भारत के संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 124 है, तो उसमें राष्ट्रपति का को सिर्फ अपॉइंटमेंट करना है, चूज करने की जो उनकी शक्ति थी वह मुझे कोलेजियम और सरकार के बीच में जाती हुई दिखती है। तो यहीं पर जो है आर्टिकल 124 समाप्त होता है। आप लोगों को नेक्स्ट कुछ केसेज हैं जिनके संबंध में जो है एक्सप्लेन भविष्य में किया जाएगा, जब कभी विशेष तौर से इस पर आर्टिकल पर चर्चा होगी। क्योंकि जो भारत की जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई, वह किसी के अधीनस्थ नहीं है, ना कार्यपालिका के अधीनस्थ है और ना वह विधायिका के अधीनस्थ है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह संविधान की संरक्षक है। और यह स्वतंत्रता उसको इस कदर दी गई है कि उसके वेतन भत्ते इत्यादि भी जो है घटाए नहीं जा सकते। यानी कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी स्थायी रूप से दी गई, मजबूत दी गई है। तो इन सब चीजों पर आगे चर्चा होगी। आज जो आर्टिकल 124 पर जो है मैंने आप लोग को बताया। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।